सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल मैं अपलोड नहीं कर पाया एक भी वीडियो, क्योंकि कल थोड़ा बहुत मैं बिज़ी हो गया था और जब मैं रिकॉर्ड करने बैठा तो हमारे यहाँ थोड़ा प्लम्बर का काम चल रहा था। इस वजह से आई कुड नॉट रिकॉर्ड द लेक्चर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एटलीस्ट 100 एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं विलियम कॉन्ग्रीव एज अ ड्रामेटिस्ट के ऊपर। अनदर कॉन्ग्रीव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट हैं। जब रेस्टोरेशन कॉमेडी की बात होती है तो कॉन्ग्रीव इज वन ऑफ द मेजर फिगर। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जेकेपीएससी में, बीपीएससी में, या फिर किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि देखो जितना एमसीक्यूज करोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो आज हम लोग विलियम कॉन्ग्रीव और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उसको कवर करने वाले हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग सो दैट आई कैन मेक मोर सच कॉन्टेंट फॉर यू। एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स कंटिन्यू विथ विलियम कॉन्ग्रीव। और कॉन्ग्रीव मैंने कोशिश किया है कि कॉन्ग्रीव के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वहाँ से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उठाने का। अब देखो, मेरा 2-3 मकसद होता है हमेशा एमसीक्यूज बनाने का, विच आई डिस्कस इन एवरी वीडियो। पहली चीज़ ये कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछता है उसको कवर करने का। दूसरा ये होता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं किसी पर्टिकुलर राइटर के ऊपर या किसी पर्टिकुलर एज के ऊपर, तो उसको भी कवर कर लिया जाता है। एंड द थर्ड विच इज़, हम कोशिश करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि जहाँ से हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, है ना, उसको हम कवर करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका ओवरऑल एक तरह से कह सकते हैं कि रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर सकोगे। नाउ लेट्स कम टू द विलियम कॉन्ग्रीव। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, देखो पूरी की पूरी अगर आप वीडियो देखोगे तो मैं 100% श्योर कहता हूं कि इसी के आसपास क्वेश्चंस बनेंगे या फिर यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। और मैं थोड़ा डिटेल बताता चलूंगा ताकि आप थोड़ा और भी इन डेप्थ, क्योंकि देखो किसी भी इंडिविजुअल राइटर के ऊपर भी अगर या किसी इंडिविजुअल एज के ऊपर भी अगर मैं वीडियो बनाऊँ ना तो 100 एमसीक्यूज काफ़ी कम होते हैं। एटलीस्ट आपको 500-600 एमसीक्यूज चाहिए और उसी के अंदर से क्वेश्चंस बनेंगे। बट एनीवे, द मोर वी प्रैक्टिस द बेटर वी बिकम। पहला क्वेश्चन कहता है, विलियम कॉन्ग्रीव इज प्राइमरली नोन एज अ लीडिंग प्ले राइट ऑफ विच लिटरेरी पीरियड। कॉन्ग्रीव जो है कौन से लिटरेरी पीरियड से बिलोंग करते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, रेस्टोरेशन पीरियड। वी नीड टू नो। देखो जेकेपीएससी में भी इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि यूजीसी नेट क्या करता है, 4-5 राइटर को दे देता है एंड दे आस्क यू टू अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अभी जेकेपीएससी या बीपीएससी के ऐसे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं देखे गए हैं, तो चांसेस कम है कि इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। बट दे माइट डायरेक्टली आस्क यू कि कौन सा राइटर कौन से इंडिविजुअल पीरियड से बिलोंग करता है ना। तो आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। देखो क्वेश्चन मैं एक ही बनाऊंगा किसी एक पर्टिकुलर जॉनरा के ऊपर या किसी एक पर्टिकुलर टाइप के ऊपर, है ना, जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ इट्स योर ड्यूटी टू अरेंज द मटेरियल्स और अरेंज द डिटेल्स, है ना, उस तरीके से। आपको बस एक मैं गाइडेंस दूंगा और उस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है एंड आपको उस तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे मैंने बताया, एज से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा, तो आप सारे एज के सारे इंपॉर्टेंट राइटर को एक बार थॉरली देख लेना, ताकि अगर इस तरह से क्वेश्चन बने तो यू वुड बी एबल टू मार्क करेक्टली। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है, कॉन्ग्रीव्स कॉमेडीज आर ऑफन रेफर्ड एज अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। व्हाट डज दिस टर्म इम्प्लाई? ये जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है इसका मतलब क्या है ना? देखो कॉमेडी से सिंपल समझो, कॉमेडीज मतलब कॉमेडी, है ना, फार्स की तरह होगा, कॉमेडी होगी, विटी इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट्स होंगे। और मैनर्स का मतलब है बिहेवियर, हाउ वी बिहेव इन सोसाइटी, है ना। हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, चाहे हमारी क्लोथिंग के ऊपर हो, चाहे हमारा बिहेवियर हो, उसी को बोलते हैं मैनर्स। उठना बैठना, है ना, हंसना गाना, एक साथ जो एक फैमिली के अंदर होता है, एक सोसाइटी के अंदर होता है, उसी को मैनर्स कहते हैं। तो ये हमेशा विटी एंड सैटारिकल होता है, इसी को कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहते हैं। तो सिंपल रहन सहन के ऊपर जब ड्रामा की जाती है, उसके ऊपर विटी कॉमेडी की जाती है, उसको कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहते हैं। एंड द कॉमेडी ऑफ मैनर वॉज फेमस फॉर द रेस्टोरेशन कॉमेडी। मतलब रेस्टोरेशन कॉमेडी में कॉमेडी ऑफ मैनर्स सबसे ज्यादा फेमस थे। बस इतना आपको याद रखना है। यहां से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पहला ऑप्शन कहता है द थ्योरी they focus on slapstick humor and physical comedy. They satirize the customs, fashions and social behavior of the upper class. They are set in rural areas and focus on the lives of common people. Option D कह रहा है कि they are morality plays with a clean moral messages. Of course morality play तो है ही नहीं ना, कॉमेडी कभी morality play हो ही नहीं सकती। तो राइट आंसर क्या होगा? 2 का B इज द राइट आंसर। कहते हैं कि they satires
एक तरह से सैटारिकल होता है, कस्टम्स के ऊपर, फैशन के ऊपर और सोशल बिहेवियर ऑफ द अपर क्लास लंदन सोसाइटी को। इट डजंट मीन सिर्फ लंदन, क्योंकि स्कॉटिश राइटर भी थे, वेल्स के राइटर भी थे, है ना, सब जगह के मिक्स्ड राइटर थे। तो एक, क्योंकि इंग्लैंड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। अब देखो, कॉमेडी ऑफ मैनर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं आप उसको कवर कर लेना। वहां से क्वेश्चंस पूछेगा, इसमें से कौन कौन से राइटर कॉमेडी ऑफ मैनर्स से बिलोंग करते हैं और कौन कौन से नहीं करते। इस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड कॉन्ग्रेस ग्रेटेस्ट मास्टरपीस? ओल्ड बैचलर, डबल डीलर, लव फॉर लव, द वे ऑफ द वर्ल्ड। तो राइट आंसर इज डी, द वे ऑफ द वर्ल्ड। नाउ देखो, इनके सारे वर्क इंपॉर्टेंट हैं, बट द वे ऑफ द वर्ल्ड जो है रेस्टोरेशन कॉमेडी का मास्टरपीस कहलाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस इसमें आपको थरली पढ़ने की जरूरत है। मैं हमेशा कहता हूं कि डोंट सिंपली जस्ट वॉच यूट्यूब वीडियो जिसमें कि 5 मिनट के 10 मिनट में समराइज कर दी गई हो। ट्रस्ट मी, आप क्वेश्चन को मिस कर जाओगे जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि द वे ऑफ द वर्ल्ड इज, कह लो कि सेमिनल वर्क है इस एज का। और जब कोई सेमिनल वर्क होता है या ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जब प्रोस्क्राइब्ड होता है, तो वहाँ से डीप क्वेश्चंस बनते हैं। और जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाए जाते हैं, स्पेशली अगर लेक्चर्ड है, लेक्चर वीडियो है, तो आप उसको देखो। अगर वो लेक्चर वीडियो नहीं है, देन इट्स ऑफ नो यूज फॉर यू, ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट। क्योंकि समरी में 5 मिनट की समरी में सिर्फ उसमें कहानी को समराइज की जाती है, जो कि बच्चों के क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको बस एक बेसिक समरी समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब एग्जाम से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डीप क्वेश्चंस, या फिर कभी कभी तो ऊपर से क्वेश्चंस तो बनते ही ना, कैरेक्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, है ना। तो मेरा हमेशा एक ही रहेगा, आप किसी वेबसाइट को पकड़ो, कोई भी वेबसाइट आपके अनुसार जो आपको लगता है कि दिस इज द परफेक्ट वेबसाइट, जैसे कोर्स हीरो करके ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, जहां से आपको आसानी से समझ आती है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं मैं अभी हाईलाइट कर दूंगा, उसके डिटेल समरी को पढ़ना, क्रोनोलॉजिकल कैरेक्टर्स को पढ़ना, नहीं तो ऐसे भी कैरेक्टर्स को पढ़ना। इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, कभी कभी ओपनिंग लाइन, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको थर्डली पढ़ना और कोशिश करना इंटरनेट से पढ़ने का, ना कि यूट्यूब वीडियो से पढ़ने का। यूट्यूब वीडियो से आप लेक्चर मेथड पढ़ सकते हो, जहां पे लेक्चर दी जा रही है। जैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि लेक्चर के थ्रू समझाऊं। हाँ, आई एग्री कि थोड़ा लंबा हो जाता है लेक्चर, थोड़ा डिटेल एनालिसिस करना होता है, तो लोग, बच्चे बोर्ड हो जाते हैं, और एजुकेशनल चैनल लोग देखते नहीं है, क्योंकि 5 मिनट में जब समरी मिल जाता है तो लोग देखना नहीं चाहते। बट बिलीव मी, दैट इज द वो गलत तरीका है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएंगे, आपको लगेगा कि मैंने ये तो पढ़ा है बट यहाँ बन क्यों नहीं रहा है। तो इस तरह से होते हैं, ठीक है। चलिए, दिस वाज माय एडवाइस, इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू वांट टू मैनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कॉन्ग्रीव वाज बोर्न इन विच कंट्री? इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, ही वाज बोर्न इन आयरलैंड, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, कॉन्ग्रीव वाज अ मेंबर ऑफ सर्कल of prominent literary figure which included which famous poet? जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ। देखो, आंसर ढूंढने का बहुत आसान तरीका है। ही वॉज अ सटारिस्ट, मतलब एक तरह से सटारिकल लिखते थे। तो सबसे बड़े सटारिस्ट पोइट कौन थे उस एज के? तो अलेक्जेंडर पोप, सी इज द राइट आंसर। बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स? कॉमेडी ऑफ मैनर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? देखो, ये क्वेश्चन बनाने के पीछे कॉज था कि आप कॉमेडी ऑफ मैनर्स को समझ पाओ, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अभी कुछ देर पहले। ऑप्शन ये कहता है कि विटी एंड सोफिस्टिकेटेड डायलॉग होता है, अ फोकस ऑन लव, मैरिज एंड सोशल इंट्रिग। ऑप्शन सी कहते हैं कैरेक्टर्स विथ विटी नेम्स दैट सजेस्ट देयर पर्सनालिटी, एंड ऑप्शन डी कहता है कि स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन प्लॉट ओवर कैरेक्टर डेवलपमेंट। ऑफकोर्स ये नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर, 6 का डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, कॉन्ग्रीव्स प्ले आर फेमस फॉर देयर विट। विट का मतलब इंटेलेक्ट होता है, नॉलेज होता है। व्हाट इज द प्राइमरी मीनिंग ऑफ विट इन दिस कॉन्टेक्स्ट? स्लैपस्टिक ह्यूमर, क्लेवर, विटी एंड फास्ट पेस डायलॉग, फिजिकल कॉमेडी एंड डार्क सैटारिकल ह्यूमर। राइट आंसर वुड बी क्लेवर, विटी, फास्ट पेस डायलॉग, बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, कॉन्ग्रीव रिटायर्ड फ्रॉम द theater early in his life. What was the major reason for his retirement? Option A, he was banned from the writing plays, he lost his mind, the changing social climate and the rise of sentimental comedy, and the inherit a large fortune and no longer needed to work. तो राइट आंसर होगा, बहुत ईजी है, सी। देखो, इसको समझने की बात है।
सेंटिमेंटल कॉमेडी राइज हो रहा था धीरे धीरे। तो सेंटिमेंटल का कॉमेडी सेंटिमेंटल सेंटिमेंट से है, सिंपल फीलिंग से है। तो ये जो फैमिली ड्रामा जिसको कहते हैं ना, वही सेंटिमेंटल कॉमेडी हो गया। सिंपली समझे जैसे सास बहू की कहानियां होती है ना, टीवी सीरियल पे जैसे आता है ना सास बहू वाले, तो वो सेंटिमेंटल कॉमेडी में आता है। और उसी के अपोजिट एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी आता है, जो कि मोर सेटारिकल, मोर विटी होता है, जो कि आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे रिचर्ड सार्डिन जैसे राइटर हैं, है ना, वो सेंटिमेंटल कॉमेडी लिख रहे थे। शायद आपके सिलेबस में नहीं है, तो यू डोंट हैव टू रीड दोज थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द टाइटल ऑफ कांग्रेस प्ले द ओल्ड बैचलर रेफर्स टू अ कैरेक्टर who is a widower looking for a new wife, a cynical and confirmed bachelor who is tricked into marriage, a young man who refuses to get married, an old man who has never been in love। तो राइट आंसर क्या होगा? देखो ये ऑलरेडी WB सेट में क्वेश्चन आया हुआ है ना, वेस्ट बंगाल वाले एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर होगा अ सिनिकल एंड कंफर्म्ड बैचलर हु इज ट्रिक्ड इनटू मैरिज। बी इज द राइट आंसर। देखो इस एज में जितनी भी वर्क्स लिखे जा रहे थे उनका 2-3 चीज ही, मतलब मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको किसी इंडिविजुअल राइटर को समझना है तो आप उसकी एज को समझ लो, और कौन इंडिविजुअल राइटर किस तरह के वर्क लिख रहे हैं, तो वहां से आप एक अपने कॉग्निशन से उसके आंसर्स ढूंढ पाओगे। तो ये जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है उसमें हमेशा बैचलर के बारे में बातें होती थी, विटी स्टेटमेंट्स होता था, है ना, थोड़े बहुत सेक्सुअल कंटेंट होते थे, थोड़े बहुत कह सकते हैं कि सेंटिमेंटल टाइप की चीज़ें करी जाती थी, है ना, और सोसाइटी के पहनावा, उठना बैठना, इन सब पे सटार या विटी स्टेटमेंट दी जाती थी। तो उसी को बोलते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो ओल्ड बैचलर के अंदर क्या था? ऑब्वियस बात है, नाम से पता चले ओल्ड बैचलर, विच मीन्स एक तरह से वो एक सिंगल बैचलर था जिसको ट्रिक कर दिया जाता है मैरिज में, जो कि एक विटी मतलब वो निकल के आता है, मतलब एक तरह से विटी स्टेटमेंट निकल के आता है जो कि हंसे, मतलब लोगों को हंसाता है। तो राइट आंसर वो था ना। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं कांग्रेस प्ले वेयर ऑफन क्रिटिसाइज्ड बाय मोरल रिफॉर्मर्स फॉर देयर यूज ऑफ ब्लैंक वर्स, लैक ऑफ विटी डायलॉग, सिंपल प्लॉट्स एंड बॉडी एंड इमोरल कंटेंट। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी। बॉडी होते थे, इमोरल कंटेंट होता था। ऑब्वियस बात है, कॉमेडी बनाने के लिए, विट ह्यूमर लाने के लिए तो एक थोड़ा सा इमोरल कंटेंट दिखाने की जरूरत होती थी। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं द मेन प्लॉट ऑफ द वे ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्ले है द वे ऑफ द वर्ल्ड, है ना, जिसमें कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जो कि शायद कैरेक्टर्स है ये क्वेश्चन है। तो जैसे मिराबेल, मिलामेंट, ये सारे कैरेक्टर्स है इसके, विशफोर्ड। तो आपको इसके कैरेक्टर्स को पढ़ना है। मैं अगेन कह रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट वर्क्स है ना उसको आप थॉरली पढ़ना, ठीक है, ताकि आपके क्वेश्चंस मिस ना हो। कहते हैं कि द मेन प्लॉट ऑफ द वे ऑफ द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड द क्लेवर स्कीम ऑफ अ कपल गेट मैरिड एंड सिक्योर अ फॉर्च्यून। हु इज द सेंट्रल कपल? कौन से सेंट्रल कपल है इसमें? फिनेल एंड मिस मारवुड है, सर विल्फुल एंड मिलामेंट है, मिराबेल एंड लेडी विशफोर्ड है, और मिराबेल एंड मिलामेंट है। तो राइट आंसर इज डी। मिराबेल और मिलामेंट के साथ मतलब एक दूसरे की शादी होती है इवेंचुअली लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द कैरेक्टर ऑफ लेडी विस्फोर्ड इज अ फेमस एग्जांपल ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी कैरेक्टर्स हु इज अ विटी एंड क्लेवर हेरोइन, एन एजिंग रिडिकुलस एंड डेस्परेट वुमन हु इज ऑब्सेस्ड विद हर अपीयरेंस एंड फाइंडिंग हस्बैंड। ऑप्शन सी अ सिनिकल एंड इमोरल विलन, ऑप्शन डी अ रोमांटिक एंड सेंटिमेंटल फिगर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, एन एजिंग रिडिकुलस एंड डेस्परेट वुमन हु इज ऑब्सेस्ड विद हर अपीयरेंस एंड फाइंडिंग हस्बैंड। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द फेमस प्रोविशो सीन इन द वे ऑफ द वर्ल्ड इज अ डायलॉग बिटवीन मिराबेल एंड मिलामेंट इन विच दे आर confess their love for each other. Option B argue about who loves who more. Option C negotiate the terms of their marriage including their freedoms and social expectations. Option D plan their revenge on Lady Wishford. तो राइट आंसर क्या होगा? negotiate their terms of their marriage including their freedom, है ना। तो C is the right answer. Now question number 14 कहता है what is the central obstacle preventing Mirabel and Millamant from marrying? Option 1 their lack for love for each other, the Lady Whisper's opposition as she holds the fortune that Millamant will inherit. Option C the opposition of their parents. Option D a pre-existing marriage of Mirabel. What would be the right answer? Of course B is the right answer. उसकी जो आंट होती है लेडी विस्फोर्ड, उसके पास पावर होता है कि वो इनहेरिट देगी या नहीं देगी। तो खैर इसको आप पढ़ना, डिटेल से समराइज करना, अभी तो मैं सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द प्ले फीचर्स द फेमस लाइन आई मे एज वेल बी अ सॉन्ग इन द ओपेरा। विच कैरेक्टर सेज दिस लाइन रिवीलिंग देयर डिसडेन फॉर द सोशल कन्वेंशंस ऑफ मैरिज? मिराबेल बोलता है, लेडी विस्फोर्ड बोलता है, मतलब बोलती है फिनेल या फिर मिलामेंट।
क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का? डी इज द राइट आंसर, मिलामेंट। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द कैरेक्टर ऑफ फिनेल इज टिपिकली या टिपिकल रेस्टोरेशन कॉमेडी कैरेक्टर हु इज अ रोमांटिक हीरो, ककहोल्ड, अ कंट्री बम्पकिन, अ वर्चुअस एंड मोरल कैरेक्टर। तो राइट आंसर होगा 16 का बी, ककहोल्ड। देखो ये फेमस मतलब एक तरह से रेस्टोरेशन कॉमेडी का कॉमेडी जब आप पढ़ोगे तो उसके जो मेन कैरेक्टर होते थे वो यूजुअली ककहोल्ड होते थे, जिसको दिखा के एक तरह से कॉमिक इफेक्ट लाया जाता था, है ना। जैसे ककहोल्ड का मतलब है अ मैन हुज वाइफ इज अनफेथफुल, तो उसकी वाइफ जब अनफेथफुल होती थी तो इस तरह से प्रेजेंट की जाती थी ताकि लोग हंसे। वैसे आई नो आज के समय में ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस तरह के ड्रामा लोग देखना नहीं पसंद नहीं करेंगे, एंड पीपल हैव मिक्स्ड ओपिनियंस ऑन दिस। तो बट उस समय लोग इस तरह की चीज़ें देखते थे, सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें होती थी, आज भी होती है इस तरह की सोसाइटी में चीज़ें। एनीवे चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करना है, तो मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि 1 आवर से पहले खत्म हो जाए, है ना। तो इफ़ इट इज़ वेरी फास्ट देन मैं कोशिश करूँगा कि आप प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि वेदर आई एम गोइंग टू फास्ट, शुड आई बी अ लिटिल स्लोअर, है ना। जैसा आप बोलोगे वैसा करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द प्लेस टाइटल द वे ऑफ द वर्ल्ड रेफर्स टू a new moral code for society, a description for a new fashion trend, option C, the cynical and immoral social behavior of the upper class, option D, a description of new philosophical ideas. So right answer would be C, the cynical and immoral social behavior of the upper class. Question number 18, the play The Way of the World ends with a tragic death, Mirabelle and Millamant being separated, Lady Whispered getting married, or Mirabelle and Millamant getting married and securing their fortune. तो D is the right answer. दोनों की शादी हो जाती है and they secure the fortune. Question number 19 कहते हैं कि what is the central theme of The Way of the World? The power of love, the corruption of politics, the conflict between love and social convention, and the cynical nature of high society, या फिर the importance of फैमिली। तो ऑफकोर्स आंसर सही लग रहा होगा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द कैरेक्टर ऑफ सर विलफुल विटवुड इज अ फॉयल टू द सोफिस्टिकेटेड कैरेक्टर ऑफ द प्ले। ही इज अ स्कीमिंग विलन, अ कंट्री जेंटलमैन हु इज क्लमसी एंड अनसोफिस्टिकेटेड, ऑप्शन सी अ वाइज एंड मोरल कैरेक्टर, ऑप्शन डी अ रोमांटिक एंड सेंटिमेंटल फिगर। तो राइट आंसर वुड बी अ कंट्री जेंटलमैन हु इज क्लमसी एंड अनसोफिस्टिकेटेड। तो बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 कहता है द प्ले लव फॉर लव सेंटर ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन विच कैरेक्टर्स। तो सर सैमसन लीजेंट एंड एंजेलिका, ऑप्शन बी वैलेंटाइन एंड एंजेलिका, ऑप्शन सी फॉरसाइट एंड वैलेंटाइन, ऑप्शन डी स्कैंडल एंड एंजेलिका। तो राइट आंसर वुड बी वैलेंटाइन एंड एंजेलिका, बी इज द राइट आंसर। ऐसे लव फॉर लव उतनी इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, बट स्टिल आप एक समरी देख लेना ओवरऑल, ठीक है, उसके कैरेक्टर्स को देख लेना, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर कहते हैं कि वैलेंटाइन प्रिटेंड्स टू बी इनसेन इन ऑर्डर टू अचीव व्हाट गोल, टू अवॉइड अ ड्यूल, टू गेट आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टू साइन ओवर द इनहेरिटेंस ऑफ टू हिज फादर, टू विन द लव ऑफ एंजेलिका, टू प्रूव हिज लव फॉर एंजेलिका। तो राइट आंसर वुड बी टू गेट आउट ऑफ कंट्रोल, टू साइन ओवर हिज inheritance to his father. B is the right answer. Now question number 23 कहता है the character or Sir Sampson Legend is a famous example of a restoration humor character who is defined by a single exaggerated trait. What is the defining trait? Greed है, jealousy है, his pompous and self-importance nature है, या फिर his lechery है। तो right answer would be his pompous and self-importance nature. C is the right answer. Question number 24 कहता है द प्ले लव फॉर लव इज फेमस फॉर इट्स लाइवली एंड विटी डायलॉग which of the following is famous line from Love for Love? The way of the world is to make a jest of the world. Option B, hell hath no limits. Option C, a woman's love is her whole life. Option D, beauty is in the eye of the beholder. The right answer would be a woman's love is her whole life. C is the right answer. Question number 25 कहता है the play Love for Love theme revolves around the contrast between the old age and youth, true love and the mercenary nature of marriage in restoration society. Option C, London life and country life, and option D, virtue and vice. तो right answer होगा true love and the
मर्सनरी नेचर ऑफ मैरिज इन रेस्टोरेशन, तो बी इज द राइट आंसर। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, रेस्टोरेशन कॉमेडी में क्या होता था कि जब भी शादी होती थी दो कैरेक्टर के बीच में, तो देयर वाज अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, है ना, कि मतलब पहले से ही लोग ये लिखवा लेते थे कि मैं ऐसी रहूंगी, मैं ऐसा करूंगा, है ना, तो इस तरह का ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होता था, तो एक तरह से वो कॉमिक इफेक्ट लाता था। Question number 26. The character of Forsyth is the famous example of restoration comedy character who is a cynical rake, a romantic hero, an astrologer who makes ridiculous predictions, and option D, a simple country gentleman. देखो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया था क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर में कहीं पढ़ा था, विच आई डोंट रिमेंबर कि कौन से एग्जाम में आया था, आई थिंक किसी पीसीएस के ही एग्जाम में आया है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एन एस्ट्रोलॉजर हु मेक्स रिडिकुलस प्रिडिक्शंस। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है द प्ले लव फॉर लव एंड्स विथ Valentine losing his inheritance, Angelica leaving Valentine, Sir Samson getting his way, and Valentine and Angelica getting married, and Valentine securing his fortune. So what would be the right answer? Option D is the right answer. Now question number 28. The play Love for Love is considered a powerful and influential work of restoration comedy because it is simple moral play, features a tragic ending, features a complex plot and a cast memorable characters who are more realistic than those earlier comedies. Option D is a patriotic play. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का? सी इज द राइट आंसर, फीचर्स अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट एंड अ कास्ट ऑफ मेमोरेबल कैरेक्टर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 29. The character of Scandal is a cynical and misanthropic friend of Valentine. He is famous example of restoration comedy characters who is a hero, is a villain, is a social commentator who exposes the hypocrisy of society, is a romantic figure. The right answer would be is a social commentator who exposes the hypocrisy of society. Question number 30 कहता है the play Love for Love features a proviso scene similar to The Way of the World in which Valentine and Angelica discusses the term of their relationship. The scene demonstrates their disagreement, mutual wit and intellectual equality, hatred for each other, या फिर ऑप्शन डी their lack for love, म्यूचुअल विट एंड इंटेलेक्चुअल इक्वलिटी। बी इज द राइट आंसर। देखो आप ये लव फॉर लव के चीजें आप स्किप भी कर सकते हो, बट अगेन एक ब्रीफ समरी पढ़ लेना, उसके कैरेक्टर्स को बस समझ लेना, उसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चंस उठने के चांसेस हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द प्ले द ओल्ड बैचलर इज अ कांग्रेस फर्स्ट प्ले, इज फेमस फॉर इट्स कॉम्प्लेक्स प्लॉट, डार्क एंड ट्रेजिक थीम्स, विटी एंड क्लेवर डायलॉग, सिंपल कैरेक्टर्स। तो राइट आंसर वुड बी सी, विटी एंड क्लेवर डायलॉग। देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे क्वेश्चंस और अच्छे होते जाएंगे, डिफिकल्ट होते जाएंगे, क्योंकि देखो मैंने पहले कोशिश करता हूँ कि जितने भी उसके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वहां से कुछ कुछ क्वेश्चंस 5-5, 10-10 क्वेश्चंस बना देने का। उसके बाद जो ओवरऑल राइटर के ऊपर है ना, या फिर राइटर ने ओवरऑल जो भी चीज़ें उसने करी है लाइफ में, वहां से मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस डिपेंड्स होता जाएगा। तो आप इसको थरली अच्छे से देखना, पूरे एंड तक देखना, ताकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप इसको बना लोगे तो बहुत उम्मीद है कि यहाँ से ही क्वेश्चंस बनेंगे। मेरे जितने भी एमसीक्यू सीरीज आप कर रहे हो ना, वहां से आपके 80% तो क्वेश्चन एकदम 100% है, फिक्स है, उसी के आसपास से या उसी से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ये बता देना कि आप ये पढ़ लेना, ऐसे पढ़ लेना, इस तरह से पढ़ना, ताकि क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। कहते हैं द टाइटल कैरेक्टर ऑफ द ओल्ड बैचलर हार्टवेल इज अ सिनिकल एंड कन्फर्म बैचलर हु इज ट्रिक्ड इनटू मैरिंग बाय विच कैरेक्टर? बेलिंडा, वैन लव, सर जोसेफ विटोल और लूसी? तो राइट आंसर उस भी सर जोसेफ विटोल, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द प्ले द डबल डीलर इज कंसिडर्ड वन ऑफ कांग्रेस डार्कर कॉमेडीज, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले? द पावर ऑफ लव, the hypocrisy of marriage, the destructive power of deceit and hypocrisy, option D, the importance of family. So right answer, the destructive power of deceit and hypocrisy, C is the right answer. Now question number 34 कहता है the title of the play the double dealer refers to which character who is a master of deceit and manipulation? Option A, Malfont, option B, Lord Froth, option C, Maskwell, and option D, Cynthia. The right answer is Maskwell. C is the right answer. 35. The play Double Dealer is famous for its cast
unsympathetic and amoral characters. This is a departure from the lighter and more romantic theme of Shakespeare comedy, Johnson's comedies, Congreve's other plays such as Love for Love या फिर The Way of the World and the comedies of the earlier Restoration period. तो right answer would be C. Congreve के ही other play Love for Love या फिर The Way of the World से. Question number 36. कहता है द प्ले डबल डीलर इज नोन फॉर इट्स कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट प्लॉट. दिस इज अ कैरेक्टर ऑफ अ प्लॉट हैवी प्ले विच इज डिपार्चर फ्रॉम द कैरेक्टर्स हैवी प्ले ऑफ एलिजाबेथन एरा, जैकोबियन एरा, लेटर रेस्टोरेशन कॉमेडी या फिर द विक्टोरियन कॉमेडी. विक्टोरियन होगा नहीं, एलिजाबेथन होगा नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, लेटर रोमांटिक कॉमेडीज, रेस्टोरेशन कॉमेडी. क्वेश्चन नंबर 37 कहते हैं द प्ले द डबल डीलर एंड्स विथ a tragic death, a happy reunion, the villain being exposed and the virtuous characters getting their way, or the characters are all getting married. 37 का right answer C. Question number 38 कहता है the character of Muswell is famous example of restoration comedy character who is a romantic hero, fool, Machiavellian villain या फिर a country bumpkin. तो right answer would be मैकियावेलियन विलन. सी इज द राइट आंसर. कभी कभी लगेगा कि कंट्री बम्पकिन भी हो सकता है क्योंकि कॉमिक इफेक्ट बम्पकिन ही लाता है, बट एनीवे राइट आंसर इज सी, अ मैकियावेलियन विलन है वो. क्वेश्चन नंबर 39 द प्ले द डबल डीलर इज अ powerful and influential work of restoration comedy because it is a simple moral play, features a tragic ending, features a complex and intricate plot that is master class in dramatic construction, or is a patriotic play. तो राइट आंसर C is the right answer, features complex and intricate plot. Question number 40. The character of Cynthia is young, innocent and virtuous character who is a foil in the cynical and amoral characters of the play. She is a famous example of restoration comedy character who is a romantic heroine, a witty and clever character, a virtuous character who is a victim of the play villain, a cynical figure. The right answer C is the right answer, virtuous character who is a victim of the play's villain. आप देखो क्वेश्चंस थोड़ा शिफ्ट होंगे, चेंजेस होंगे, आपको अब समझने वाले ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे. द सेंट्रल थीम ऑफ मेनी ऑफ कांग्रेस प्ले इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड ऑनर, ट्रू लव एंड मर्शनरी नेचर ऑफ मैरिज, द सिटी एंड द कंट्री, यूथ एंड ओल्ड एज. तो राइट आंसर इज बी, ट्रू लव के बारे में है ना, मर्शनरी के बारे में, नेचर ऑफ मैरिज के बारे में बातें करता है वो. क्वेश्चन 42 कहता है कांग्रेस प्ले आर फेमस फॉर देयर यूज ऑफ विच लिटरेरी डिवाइसेस. सोलिलिकी यूज करते हैं, विटी रिपार्टी यूज करते हैं, एलिट्रेशन यूज करते हैं या फिर मेटाफर यूज करते हैं. देखो शेक्सपियर वैसे सोलिलिकी सबसे ज्यादा यूज करते हैं, है ना. तो 42 का राइट आंसर होगा विटी रिपार्टी, बी इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 43 कहता है द प्रोविशो सीन इज अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ अ लिटरेरी डिवाइस इन विच टू कैरेक्टर्स confess their love for each other, argues about political issues, negotiate the terms of their relationship or marriage, or plan their revenge. मैं हमेशा बोलता हूँ कि रेस्टोरेशन कॉमेडी में क्या होता है कि जो रिलेशनशिप होता है या मैरिज का जो रिलेशनशिप होता है उसके बीच में लोग टर्म्स नेगोशिएट करते हैं, है ना. शादी के बाद ऐसे करना है, शादी के बाद वैसे करना है, शादी के बाद ऐसे रहना है, वैसे रहना है ना, ताकि कॉमिक इफेक्ट लाया जा सके. जैसे आप अगर शेल्डन कूपर वाला वो देखे होगे, मैं भूल रहा हूँ अभी उसका, यंग शेल्डन करके फिर बाद में आया था. वैसे शेल्डन का आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द टीवी सीरीज नेम, आपको अगर याद है तो कमेंट कर देना. तो वहाँ पे आप देखोगे ना कि जो कैरेक्टर्स होता है ना, जब शादी करता है शेल्डन एक फिजिसिस्ट से, तो दोनों आपस में वो करते हैं कि मुझे कैसे, मतलब इवन दो उसका पूरा का पूरा लाइफ ही वैसा रहता है, तो वो कॉमिक इफेक्ट लाता है ना. जैसे उसका जो रूम पार्टनर होगा तो उसमें एक लिस्ट बना देगा कि देखो ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, इवन वॉशरूम इतने बजे जाना है, इतने बजे नहीं जाना है, अगर कोई गर्लफ्रेंड है तो वो कब आ सकती है, कब नहीं आ सकती, वो सारी चीज़ें पहले से ही एक नेगोशिएशन टर्म्स होते हैं, है ना, उस पर चलता है. तो ये सब कॉमिक इफेक्ट लाता है ना. इसी तरीके से आपको देखेंगे मॉडर्न एज के ड्रामाज में भी कॉमिक इफेक्ट लाने के लिए इस तरह की चीज़ें की जाती है. और खासकर रेस्टोरेशन कॉमेडी के अंदर जो रिलेशनशिप होता था, मैरिज होता था, उसके बीच में हमेशा नेगोशिएशन होता था, है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 कहता है द यूज ऑफ ह्यूमर कैरेक्टर्स who are defined by a single exaggerated trait is a famous literary device that Congreve inherited from which earlier playwright? विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन या फिर जॉन वेबस्टर. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेन जॉनसन से, है ना, क्योंकि इंस्पायर्ड थे ना. बेन जॉनसन कॉमेडी के सबसे बड़े राइटर थे,
तो ऑब्वियस बात है, कॉमेडी के बाद जितने भी राइटर आए बेन जॉनसन के बाद, वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमिक इफेक्ट लाते थे, कॉमेडी करते थे। क्वेश्चन नंबर 45, द टर्म रेस्टोरेशन रेक रेफर्स टू अ कैरेक्टर हु इज अ रोमांटिक हीरो। देखो कुछ कुछ ऐसे टर्म्स हैं रेस्टोरेशन कॉमेडी के, जैसे रेक किस टाइप का हीरो होता है या किस टाइप का कैरेक्टर होता है ना। ये सबको डिफाइन जब तक आप नहीं जानोगे, जब तक नहीं समझोगे, तब तक आप रेस्टोरेशन कॉमेडी को नहीं समझ पाओगे। तो कहते हैं कि रोमांटिक हीरो होता है, विटी चार्मिंग एंड ऑफन इमोरल मेल कैरेक्टर होता है हु इज अ मास्टर ऑफ सोशल इंट्रिग एंड सिडक्शन। ऑप्शन सी अ वर्चुअस एंड मोरल कैरेक्टर, और ऑप्शन डी अ कंट्री जेंटलमैन। तो राइट आंसर क्या होगा? अ विटी चार्मिंग एंड ऑफन अ मोरल कैरेक्टर, है ना, बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह के कैरेक्टर्स ही आपको देखने को मिलेंगे रेस्टोरेशन कॉमेडी में। क्वेश्चन 46 कहता है कॉन्ग्रेप्स प्ले आर फेमस फॉर देयर यूज ऑफ विच पोइटिक फॉर्म। राइमिंग कपलेट में लिखते हैं, प्रोज में लिखते हैं, ब्लैंक वर्स में लिखते हैं, या फिर स्टेंजेरियन स्टेंजा में लिखे जाते हैं। तो राइट आंसर प्रोज फॉर्म में लिखे गए हैं, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है द थीम ऑफ अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी इज अ सेंट्रल थीम इन विच ऑफ द कांग्रेस प्ले। द ओल्ड बैचलर में, द डबल डीलर में, लव फॉर लव में, या द वे ऑफ द वर्ल्ड में। तो राइट आंसर होगा द डबल डीलर में, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है द थीम ऑफ द बैटल ऑफ द सेक्सेस इज अ सेंट्रल थीम इन विच ऑफ द कांग्रेस प्ले। द ओल्ड बैचलर में, द डबल डीलर में, द वे ऑफ द वर्ल्ड में, लव फॉर लव में। तो राइट आंसर इज द वे ऑफ द वर्ल्ड में, सी। अगेन मैं कह रहा हूं द वे ऑफ द वर्ल्ड आपको अच्छे से पढ़ना है, यहां से क्वेश्चंस बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है द फेमस लाइन हेल हैथ नो लिमिट्स इज फ्रॉम विच कांग्रेस प्ले। द ओल्ड बैचलर, द डबल डीलर, नन ऑफ द अबव, या फिर लव फॉर लव। तो राइट आंसर इज सी, नन ऑफ द अबव, बिकॉज ये मार्लो के डॉक्टर फॉस्टर से लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कांग्रेस प्ले आर फेमस फॉर देयर यूज ऑफ विच लिटरेरी डिवाइस which is a short, often witty speech of the audience to the audience. Option A soliloquy, option B aside, option C epilogue, and option D prologue. तो right answer would be aside. B is the right answer. देखो soliloquy का मतलब सिंगल मोनो कैरेक्टर होता है, सिंगल कैरेक्टर होता है जो अपनी मन की बात लाउडली कहता है, जो कि शेक्सपियर में आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। soliloquy के लिए सबसे ज्यादा फेमस ड्रामेटिस्ट कौन है? तो वो विलियम शेक्सपियर थे। हाँ, फाइनली 50 क्वेश्चंस कवर हो गए। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखो इफ यू टायर्ड, इफ यू गेट टायर्ड, देखो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि 80 से लेके 150 के बीच में क्वेश्चंस रहे, 110 120 क्वेश्चंस रहे, ताकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे, जितना ज़्यादा एमसीक्यूज करोगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मैं 10-15 क्वेश्चन भी कर सकता हूँ 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो बना के, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा आसान होगा, है ना। इवन 1 आवर कैमरा को देखते हुए वीडियो बनाना, लेक्चर करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल आई एम डूइंग इट फॉर यू ऑल, है ना। तो थोड़ा इसको समझो एंड डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कहता है इन द वे ऑफ द वर्ल्ड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मिराबेल एंड मिस्टर फिनेल। ऑप्शन ए कहता है कि दे आर सिबलिंग्स, दे आर कजन्स, दे वर फॉर्मरली लवर्स एंड देयर सीक्रेट अफेयर्स इज सोर्स ऑफ ब्लैकमेल, एंड दे आर एनिमीज। तो राइट आंसर दे वर फॉर्मरली लवर्स एंड देयर सीक्रेट अफेयर्स इज अ सोर्स ऑफ ब्लैकमेल, है ना। सी इज द राइट आंसर 51 का। क्वेश्चन में 52 कहता है इन लव फॉर लव व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सर सैमसन लीजन एंड वैलेंटाइन। दे आर ब्रदर्स, दे आर कजन्स, दे आर फादर्स एंड सन, और दे आर फ्रेंड्स। तो राइट आंसर इज दे आर फादर एंड सन, सी इज द राइट आंसर 52 का सी। क्वेश्चन में 53 कहता है इन द डबल डीलर हु इज द मेन विलन। मेन विलन कौन है? मेलफ्रॉन्ट है, लॉर्ड फ्रॉथ है, मास्कवेल है, या फिर सिंधिया है। बहुत इजी है, इसका राइट आंसर इज सी, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 54 कहता है कि द ओल्ड बैचलर विच कैरेक्टर इज अ सिनिकल एंड कंफर्म बैचलर हु इज ट्रिक्ड इनटू मैरिज। कौन सा कैरेक्टर है जो जिसको ट्रिक कर दिया जाता है मैरिज में, मतलब जो कौन सा कैरेक्टर है जो कि मतलब उसका मेन कैरेक्टर है। तो वेनवेल, सर जोसेफ विटोल, हार्टवेल, या फिर बेलिंडा। तो राइट आंसर है हार्टवेल, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है इन द वे ऑफ द वर्ल्ड विच कैरेक्टर इज अ वेल्दी एंड फुलिश कंट्री बम्पकिन। मिरेबल, फिनेल, सर विलफुल विटवर्ड, या फिर वेटवेल। तो राइट आंसर इज सर विलफुल विटवर्ड, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 56
इन लव फॉर लव विच कैरेक्टर इज एन एस्ट्रोलॉजर हु मेक्स रिडिकुलस प्रिडिक्शंस? वैलेंटीन है, फॉरसाइट है, स्कैंडल है, सर सैमसन लेजेंड है। ये तो बहुत आसान बन जाएगा क्योंकि मैंने ऊपर एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फॉरसाइट, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है Congreve's play were performed in which famous London theatre? The Globe Theatre, the Rose Theatre, the Fortune Theatre, या the Drury Lane Theatre and the Lincoln's Innfield Theatre. तो right answer would be the Drury Lane and the theatre that Lincoln's Innfield Theatre. D is the right answer. 61 का D. कुछ क्वेश्चन मैंने ऊपर स्किप कर दिए क्योंकि दो तीन क्वेश्चंस वो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं थे और उसके ऑप्शंस कुछ मुझे गलत लग रहे थे, इसलिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है द रेस्टोरेशन पीरियड वाज सॉ अ मेजर चेंज इन इंग्लिश थिएटर, व्हाट वाज अ सिग्निफिकेंट चेंज? ऑप्शन ए कहता है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ मेल एक्टर्स फॉर फीमेल रोल्स, द रिटर्न ऑफ रिलीजियस प्लेस, द रिटर्न ऑफ वुमेन ऑन द स्टेज प्लेइंग फीमेल रोल्स फॉर देयर फर्स्ट टाइम, एंड द एंडिंग ऑफ प्रोफेशनल थिएटर। तो राइट आंसर इज सी। हमेशा याद रखना रेस्टोरेशन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। रेस्टोरेशन कॉमेडी जो था ना, जब मोनार्की का रिस्टोर हुआ था, तो मोनार्की के रिस्टोरेशन के बाद चार्ल्स द सेकंड जब गद्दी पे आए थे, तो जब उन्होंने थिएटर की शुरुआत की थी तो दो थिएटर खुला था और दोनों थिएटर वुमेन को पहली बार स्टेज पे परफॉर्म करने की अनुमति दी गई थी। तो इसमें फीमेल कैरेक्टर फीमेल का रोल अदा कर रही थी, मेल कैरेक्टर मेल का रोल अदा कर रही थी। अगर आप रेनेसा में पढ़ोगे, है ना, रेनेसा के जितने भी प्लेज लिखे गए थे, चाहे एलिजाबेथन प्लेज हो, जेकोबियन प्लेज हो, उसमें मेल कैरेक्टर ही फीमेल का ड्रेस पहन के मतलब एक तरह से फीमेल के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता था। ये बहुत पहले यूजीसी नेट ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है ना, तो आपके एग्जाम में पूछने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, या फिर देखो नेट भी घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है द ऑडियंस फॉर रेस्टोरेशन कॉमेडी वाज प्राइमरली मेड अप ऑफ वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, द अपर क्लास एंड फैशनेबल क्लासेस, या क्लर्जी? क्या होगा राइट आंसर? द अपर एंड फैशनेबल क्लासेस, क्योंकि उसी के ऊपर कॉमेडी बनाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है द लॉर्ड्स चैम्बरलिन्स मैन वाज द नेम ऑफ द एक्टिंग कंपनी दैट परफॉर्म्ड Congreve's play in this correct, is this correct statement? Yes, no, this was a Shakespearean company. Congreve's play were performed by other companies, only for a few of his plays, only for his later plays. तो राइट आंसर क्या होगा? बी। हमेशा याद रखना लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन या फिर लॉर्ड्स मैन भी बोला जाता है इसको, ये जो ग्रुप था ये शेक्सपियर की कंपनी की ग्रुप थी, है ना, जो कि किंग अपने अंदर ये किंग जेम्स जो थे उनके अंदर था। तो राइट आंसर होगा, क्योंकि सारे के सारे थिएटर 1642 में बंद कर दिए गए थे, जला दिए गए थे या बंद कर दिए गए थे, है ना, क्योंकि वहां पे सिविल वॉर इरप्ट हो गया था। और सिविल वॉर के बाद जब रेस्टोरेशन होता है मोनार्की का, तब सिर्फ दो ही खुलते हैं, ठीक है, दो ही थिएटर खुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 65 कहता है द टर्म क्लॉजेट ड्रामा रेफर्स टू द प्ले। ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्लॉजेट ड्रामा क्या होता है ना। तो meant to be performed in a small theater, meant to be performed for a small audience, meant to be read rather than performed on a stage, meant to be a private play. तो 65 का राइट आंसर क्या होगा? meant to be read rather than performed on a stage. C is the right. क्लॉजेट नाम से पता चला क्लॉजेट। अब इफ यू रीड रोमांटिक एज, तो रोमांटिक एज में भी जब जैसे चेंचे एक वर्क है पर्सी बाइसी शैली का, पीबी शैले का, यहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा। नेट क्या करता है ना, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं ना किसी राइटर के, वहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो पीबी शैले का एक वर्क है चेंची, चेंची भी क्लॉजेट ड्रामा में आता है। क्लॉजेट ड्रामा का मतलब ये क्लॉजेट, किसी क्लॉजेट में जब हम बुक्स को बंद करके, जैसे ये पीछे क्लॉजेट है जिसमें बहुत सारे बुक्स पड़े हुए हैं। ऑफकोर्स मैंने रीड किया है, मोस्टली बुक्स को मैंने रीड किया है, बचपन से मैं बुक ही रीड कर रहा हूँ। तो इस क्लॉजेट में जो बुक पड़ी हुई है ना, वो पढ़ने के लिए है, ना कि परफॉर्मेंस के लिए है। तो क्लॉजेट का मतलब ये है कि इट शुड बी रेड, नॉट टू बी परफॉर्म्ड, है ना, पढ़ने के लिए। तो सी इज द राइट आंसर। आजकल के जो मॉडर्न क्रिटिक्स हैं उनका भी मानना है कि शेक्सपियर के जो प्ले है ना, वो प्रेजेंटेशन से ज्यादा अच्छा रीडिंग में लगता है ना, तो उसको क्लॉजेट ड्रामा भी कह सकते हैं। मतलब एग्जाम के लिए मत इसको याद रखना कि शेक्सपियर के प्ले जितने भी वो क्लॉजेट ड्रामा है, नहीं। क्लॉजेट ड्रामा स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिखी जाती है कि बस आप इसको रीड करो, इसको परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। बट ऐसा माना जाता है क्योंकि शेक्सपियर की जो राइटिंग स्टाइल है, जो लिखने का तरीका है, वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ो आप। जब आप मैकबेथ पढ़ोगे, मेरा मैकबेथ है, वैसे सारे प्लेज में मुझे मैकबेथ सबसे अच्छा लगता है। यूजुअली लोग को हैमलेट अच्छा लगता है, लेकिन मुझे मैकबेथ अच्छा लगता है क्योंकि मैकबेथ जिस तरह से लिखी गई है
बहुत ही प्रोफाउंड वे में लिखी गई है। वैसे मुझे एंडिंग पसंद नहीं है मैकबेथ का, लेकिन जिस तरह से वो लिखा गया है, बिगनिंग और मिडिल बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है। पढ़ना, उसमें 3 विचेस होती है ना। स्टार्टिंग इस तरह से होता है, हाउ शैल वी थ्री मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन, देयर टू मीट मैकबेथ, है ना। फिर वो लोग मैकबेथ से मिलता है जब मैकबेथ सबसे पहली वॉर करके आता है ना। मैकबेथ और बैंको साथ में, देखो बैंको से क्वेश्चन पूछा था, वो बैंको जो कैरेक्टर है वो कौन से प्ले का कैरेक्टर है, ये बीपीएससी के शायद 9 to 10 या 11-12 वाले एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। जो भी बीपीएससी के बच्चे देख रहे हैं उनको पता होगा, तो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। और सेम ईयर यूजीसी नेट ने भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, तो चांसेस हैं कि यूजीसी नेट या फिर जेकेपीएससी या बीपीएस, क्योंकि देखो ये शेक्सपियर का सबसे इंपॉर्टेंट प्ले में से एक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। एनीवे, शेक्सपियर के बाद अब हम लोग वापस आते हैं यहाँ पे। तो क्लोजेट ड्रामा, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 66 कहता है, व्हाट वाज द सेंट्रल क्रिटिसिज्म of restoration comedy from moral reformers like Jeremy Collar? It was not funny, it was too sentimental, it was too political, and it was immortal and profane, and it is mocked traditional values like marriage. So right answer, immoral and profane, and it mocked traditional values like marriage. So D is the right answer. Now question number 67 कहता है, the proscenium arc was a new theoretical innovation of the Restoration period. What is it? A stage that projected out into the audience, a framed arc over the front of the stage, which created a clear divisions between the actors and the audience, and option C, a balcony, and option D, a backstage area. ये जो प्रोसीनियम आर्क है, आर्क से पता चला ना आर्क के फॉर्म में होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 67 का, a framed arc over the front stage which created the clear division between the actors and the audience, है ना। तो B is the right answer 67 का। और ये पहली बार हुआ था ड्रामा के अंदर, क्योंकि शुरुआत में जो ड्रामाज होते थे ना, वो एक चलने वाली गाड़ी होती थी, है ना, उसी पे प्रेजेंट की जाती थी। फिर बाद में एक फिजिकल थिएटर बना। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है, कांग्रेस प्ले आर फेमस फॉर देयर इंट्रिकेट एंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स. This is a characteristic of Restoration theatre, which was influenced by dramatic tradition and of which country? Italy, France, Spain, and Germany. So 68 का right answer is B, France. Question number 68 कहता है, the Restoration period in English history refers to the time after the return of which monarch to the throne in 1660. बहुत आसान है। कहता है हेनरी द एट, क्वीन एलिजाबेथ, किंग चार्ल्स II और किंग जेम्स वन। Now question number 70 कहता है, the King's Company and the Duke's Company were the two main acting companies of the Restoration period. Is this a correct statement? No, there was only one company. No, there was three companies. Yes, there were two licensed companies for perform plays during this time. Yes, but only for a short time. So right answer would be, यही दो कंपनी थी, ड्यूक की कंपनी और किंग्स कंपनी। हमेशा याद रखना है आपको, रेस्टोरेशन में जब रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की होता है तो दो ही कंपनी ओपन की जाती है, एक किंग्स कंपनी और दूसरा ड्यूक्स कंपनी, है ना। तो राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर। हमेशा याद रखना है, जितने भी थिएटर थे 1642 में, या तो सारे के सारे थिएटर को बंद कर दी गई थी या फिर उसको क्लोज कर दी गई थी, क्योंकि सिविल वॉर हो गया था। और सिविल वॉर के वजह से, है ना, सारे के सारे थिएटर जला दिए गए थे या बंद कर दिए गए थे। फिर क्या हुआ कि जब मोनार्की का रेस्टोरेशन होता है, जब चार्ल्स II दोबारा आते हैं, तो वो फ्रेंच कल्चर को अपने साथ लेके आते हैं, और जब फ्रेंच इन्फ्लुएंस रहता है तो उन्होंने दो कंपनी को लाइसेंस देते हैं दोबारा से थिएटर को परफॉर्म कराने के लिए, तो किंग्स कंपनी और ड्यूक्स कंपनी। और इसी ड्यूक्स और किंग्स कंपनी के अंदर जितने भी परफॉर्मेंस थे रेस्टोरेशन कॉमेडी का, वो इसी पे होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 71 कहता है, Congreve wrote one tragedy which was departure from his usual comedies. What is its title? The Old Bachelor, The Double Dealer, Love for Love, The Mounting Bride. तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 72 कहता है, द फेमस लाइन हेवन हैज नो रेज लाइक लव टू हेट्रेड टर्न्ड नॉट हेल इन फ्यूरी लाइक वुमेन्स स्कॉन्ड, इन विच ऑफ द कांग्रेस प्ले? द ओल्ड बैचलर, द डबल डीलर, लव फॉर लव, द माउंटिंग ब्राइड। क्या होगा राइट आंसर 72 का? डी इज द राइट आंसर, द मॉर्निंग ब्राइड का है। 73
कहता है द प्ले द मॉर्निंग ब्राइड इज अ ट्रेजेडी इन द स्टाइल ऑफ द अर्लियर एलिजाबेथन एंड जैकोबियन पीरियड. इट इज फेमस फॉर इट्स विटी डायलॉग, हैप्पी एंडिंग, ड्रामेटिक, सेंसुअल सेंसेशनल एंड ऑफन वायलेंट प्लॉट, या फिर मोरल मैसेज. तो 73 का राइट आंसर ड्रामेटिक, सेंसेशनल एंड ऑफन वायलेंट प्लॉट. सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 74 कहते हैं द प्ले द ओल्ड बैचलर इज फेमस फॉर इट्स कास्ट ऑफ स्टीरियो typical humor characters. This is a characteristics of restoration comedy, but it is also a legacy from which earlier playwrights. विलियम शेक्सपियर से आया, क्रिस्टोफर मार्लो से आया, बेन जॉनसन से आया, या फिर जॉन वेबस्टर से आया. तो राइट आंसर वुड बी सी, बेन जॉनसन. मैं बोला ना, बेन जॉनसन वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने कॉमेडी की शुरुआत की. एक तरह से बेन जॉनसन सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी ही लिखे हैं इन्होंने अपने लाइफ में. तो विटी कॉमेडी जॉनसन से स्टार्ट हुई, फिर रेस्टोरेशन कॉमेडी में हमें उसका फर्दर इन्हांसमेंट मिलता है. क्वेश्चन नंबर 75. तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रीकर्सर थे बेन जॉनसन रेस्टोरेशन कॉमेडी का. 75 द प्ले द डबल डीलर इज फेमस एग्जाम्पल ऑफ अ डार्क कॉमेडी बिकॉज इट फीचर्स अ हैप्पी एंडिंग, अ सिनिकल amoral cast of characters and focus on deceit and betrayal. Option C, a moral message. Option D, a romantic plot. So right answer is B, a cynical and immoral cast of characters. Now question 76 कहता है the play Love for Love is famous for its proviso scene in which the main character negotiate the terms of their relationship. The scene is famous example of which literary device? Metaphor, simile, witty dialogue, या फिर soliloquy. तो 76 का आंसर होगा सी, विटी डायलॉग. क्योंकि देखो, जब कोई अपने रिलेशनशिप को टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर बेस करेगा तो ऑब्वियस बात है कॉमेडी इफेक्ट, कॉमिक इफेक्ट लाने के लिए करता है, तो विटी डायलॉग में ही आएगा. सॉलिलोक्वी तो मैंने पहले बताया हो नहीं सकता, मेटाफर सिंपली तो हो नहीं सकता. तो राइट आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 77 कहता है द प्ले द ओल्ड बैचलर इज अ फेमस एग्जांपल ऑफ अ प्रोज कॉमेडी बिकॉज इट इज रिटन प्राइमरली इन राइमिंग कपलेट्स, प्रोज, ब्लैंक वर्स, या स्पिंजेरियन स्टेंजा. तो सारे के सारे वर्क प्रोज में ही लिखे गए थे. 77 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 78 अगर ये शेक्सपियर अगर होता तो इसमें क्या होता, शेक्सपियर में ब्लैंक वर्स में लिखे गए कहीं कहीं, है ना. क्वेश्चन नंबर 78 कहता है द प्ले द डबल डीलर इज फेमस फॉर इट्स इंट्रिकेट एंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट. दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लॉट हैवी प्ले विच इज डिपार्चर फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक हैवी प्लेज. किससे, एलिजाबेथन से, जैकोबियन से, रेस्टोरेशन कॉमेडी से, लेटर रेस्टोरेशन कॉमेडी से, या फिर द विक्टोरियन एरा से. तो 78 का राइट आंसर इज लेटर रेस्टोरेशन कॉमेडी से. सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 79 वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड. मुझे लगता है 80-85 क्वेश्चन ही होंगे या मे बी 100 क्वेश्चन होंगे. The play Love for Love is a famous example of a sentimental comedy which is a genre that focuses on witty dialogue, a moral characters, moral and virtuous characters who are divided for their goodness, and option D, political intrigue. तो 79 का राइट आंसर सी. क्वेश्चन नंबर 80 कहते हैं कांग्रेस प्ले विथ their witty dialogue and sophisticated plots are a famous example of the high comedy of restoration period. High comedy is a genre that focuses on physical comedy, witty and intellectual humor that is satire of social conventions, dark tragic humor, and option D, simple moral humor. तो नाम से पता चला है B would be the right answer 80 का. 81 कहता है Heavens has no rays like love to hatred turned, nor hail of fury like a woman's crowned is a famous which of Congress play. Famous line The Old Bachelor से लिया गया है, The Double Dealer से लिया गया है, Love for Love से लिया गया है, या फिर The Mourning Bride से लिया गया है. तो राइट आंसर इज D, The Mourning Bride से लिया गया है. क्वेश्चन नंबर 82 कहता है I may as well be a song of the opera is a famous is from which Congress play? The Bachelor, The Old Bachelor से, The Double Dealer से, Love for Love से, The Way of the World से. तो राइट आंसर होगा The Double Dealer से. क्वेश्चन नंबर 83 कहता है A woman's love is her whole life is famous line from which of Congress play? The Old Bachelor, The Double Dealer, Love for Love, The Way of the World. ये तो काफी आसान है, सी Love for Love से लिया गया है ना. क्वेश्चन नंबर 84 कहता है नो मैन इज विदाउट हिज पर्टिकुलर इच इज अ फेमस लाइन फ्रॉम विच ऑफ द कांग्रेस प्ले? द ओल्ड बैचलर, द डबल डीलर, लव फॉर लव, द वे ऑफ द वर्ल्ड. तो 84 का आंसर सी, लव फॉर लव से लिया गया है.
क्वेश्चन नंबर 85 कहता है द ग्रेटेस्ट प्लेजर आई नो इज टू बी कॉन्शियस ऑफ गुड एक्ट इज अ फेमस लाइन फ्रॉम कौन सा प्ले, द ओल्ड बैचलर। देखो मैंने कोशिश किया है कि जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है ना उसको भी इंक्लूड करने का। द डबल डीलर, लव फॉर लव, नन ऑफ द अबव, बिकॉज ये रेस्टोरेशन कॉमेडी प्ले राइट किसी अदर से ली गई है। तो 85 का राइट आंसर क्या होगा? किसी अदर से ली गई है। अच्छा, आई शुड हैव मेंशन्ड इट, हाँ किसी ली गई है। एनीवे क्वेश्चन नंबर 86 कहता है द वे ऑफ द वर्ल्ड इज टू मेक अ जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अ फेमस लाइन फ्रॉम विच कांग्रेस प्ले, द ओल्ड बैचलर, द डबल डीलर, लव फॉर लव, द वे ऑफ द वर्ल्ड। 86 का काफी आसान है, द वे ऑफ द वर्ल्ड से लिया गया है ना। नाम से बता ना, टू मेक अ जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। 87 कहता है कि यू मे बी टू कनिंग फॉर अ फूल बट यू विल नेवर टू बी कनिंग फॉर अ फूल्स लक इज अ फेमस लाइन फ्रॉम विच कांग्रेस प्ले, द ओल्ड बैचलर, द डबल डीलर, लव फॉर लव या द ओल्ड बैचलर। अगेन रिपीटेड हो गया है। तो राइट आंसर 87 का क्या होगा? ऑप्शन कोई काट दो तो ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन 88 कहता है I am a woman, I am a queen, I am a wife is a famous line from which Congress play? The Old Bachelor, Double Dealer, Love for Love या none of the above। तो राइट आंसर होगा none of the above। क्वेश्चन नंबर 89 there are no fools so troublesome as those who have some wit is a famous line from which of the Congress play? The Old Bachelor, Double Dealer, Love for Love, The Way of the World। Right answer, The Way of the World. D is the right answer. Question number 90. A fine woman is a fine woman and a fine man is a fine man and a fine woman and a fine man are a fine pair is a famous line from which play? Old Bachelor, Double Dealer, The Way of the World या फिर Love for Love। Right answer would be The Way of the World. C is the right answer. Question number 91 कहता है Congreve retired from the theatre early in his life. What was the major reason for his retirement? ऑप्शन ए ही वॉज बैंड फ्रॉम, थोड़ा सा घुमा के सेम क्वेश्चन मैंने ऊपर भी किया था लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। ही लॉस्ट हिज माइंड, द चेंजिंग सोशल क्लाइमेट एंड द राइज ऑफ सेंटिमेंटल कॉमेडी, और ही इनहेरिटेड अ लार्ज फॉर्चून एंड नो लॉन्गर नीडेड टू वर्क। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 हो गया। क्वेश्चन नंबर 92 कहते हैं कांग्रेस प्ले आर फेमस फॉर देयर विट। What is the primary meaning of wit in the context? Slapstick humor, clever, witty and fast-paced dialogue. B is the right answer. ये repeat हो चुका है, I guess. The term comedy of manners implies that Congress play focuses on the slapstick humor and physical comedy. Option B, satirize the customs, fashions and social behavior of the upper class, are set in the rural areas and focuses on the lives of the common people, are morally plays and the clear moral masses. The right answer B is the right answer. That's all for today. We have covered approximately 90 questions. अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर को हम लोग कवर करेंगे। Again, if you haven't subscribed to the channel yet, do consider subscribing and you can also join my telegram channel जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कल। अब मैं कोशिश करूंगा एक भी दिन मिस नहीं करने का। देखो कुछ ना कुछ काम आ जाता है, कुछ ना कुछ वर्क आ जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं मिस कर जाता हूँ, है ना। वीडियो बनाने में, लेक्चर बनाने में एटलीस्ट 1 घंटे लगते हैं और क्वेश्चन प्रिपेयर करने में उससे ज़्यादा समय लगता है। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे कभी कभी लग जाते हैं। तो एनीवे ऑब्वियसली मुझे पता है कि ये बाद में मुझे और भी काम आएगा। ये सारे MCQs मैं अपने स्टूडेंट से करवा सकता हूँ। बट एनीवे चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।